अभी हम जानेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में हमने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जाना था। तो वहाँ पर फिर से थोड़ा ध्यान देते हैं कि हमने सीखा था कि अगर ये कोई एम्ब्रियो सेक है तो इस एम्ब्रियो सेक में ये माइक्रोपाइलर एंड है और इस माइक्रोपाइलर एंड में सिनर्जिड्स हो रहे थे। तो ये मान लिया ये दो सिनर्जिड्स और यहाँ पर यह एग सेल है। सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस और ये सेंट्रल सेल है और सेंट्रल सेल में पॉलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते थे। ये सेंट्रल सेल यहाँ पर पॉलर न्यूक्लियाई है और ये है एग सेल। ये है एग सेल, ये है पॉलर न्यूक्लियाई। जब ये पॉलन ट्यूब अपने साथ दो मेल गैमेट को लाता था तो इनमें से एक मेल गैमेट तो एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाता था। एग सेल के न्यूक्लियस के साथ ये फ्यूज कर गया और यह एक जाइगोट को फॉर्म करता था। यहाँ बन जाता था एक जाइगोट जो कि डिप्लॉयड सेल होता था 2n। और ये जो दूसरा मेल गैमेट है यह पॉलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता था और इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते थे। यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ क्योंकि दो पॉलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तो इसे ट्रिपल फ्यूजन कह रहे थे। और यहाँ पर बनता है ये PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये है ट्रिप्लॉइड। और ये जो सेंट्रल सेल है इसे हम कह रहे थे PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर यह डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक मेल गैमेट का एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन हो रहा है, सेनगेमी हो रहा है, और दूसरा यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक दूसरा मेल गैमेट का। तो इसलिए इसे हम कह रहे थे डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। और अभी हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में ही जानना है। तो सबसे पहला पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला आता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। दूसरा जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप करता है। थर्ड इवेंट यह है कि यहाँ पर ओव्यूल सीड में डेवलप होता है। और फोर्थ ओवरी फ्रूट में डेवलप होता है। तो ये चारों को मिलाकर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होगा एंडोस्पर्म के फॉर्म में। तो यहाँ से हम पा रहे हैं कि एम्ब्रियो के फॉर्म होने से भी पहले, एम्ब्रियो के बनने से भी पहले एंडोस्पर्म का बनना जरूरी है। ऐसा क्यों, इसे समझते हैं। यहाँ जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, यह जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, यह प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का रिपीटेडली डिवीजन होता है, बार बार ये डिवाइड करता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू को फॉर्म करता है। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रिपीटेडली डिवाइड होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू को फॉर्म करता है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू है, इसके जितने भी सेल्स हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं। ये भी ट्रिप्लॉइड होगा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं ये ट्रिप्लॉइड होते हैं और इनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिससे ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करते हैं। तो फिर से प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू के सेल ट्रिप्लॉइड होते हैं और उन सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिससे वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करते हैं।
तो इससे अब हमें समझ में आया कि एम्ब्रियो को बनने से भी पहले एंडोस्पर्म का होना जरूरी है, जिससे ये एंडोस्पर्म में मौजूद जो फूड रिजर्व मटेरियल है इससे डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करने का ये काम करता है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये मान लिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसका माइटोटिक डिवीजन होता है और माइटोटिक डिवीजन होने के कारण यह पहले 1 से 2 में, 2 से फिर 4 में, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन इस तरीक़ा से डिवाइड करती जाती है। और इस स्टेज में इन न्यूक्लियाई के चारों ओर कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो सेल यहाँ पर सिंगल है, इट इज सिंगल सेल, लेकिन इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं और ये न्यूक्लियाई के चारों ओर कोई सेल वॉल नहीं है, इसलिए इन्हें हम फ्री न्यूक्लियाई कह सकते हैं। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के इस स्टेज को कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि अभी यहाँ पर ये जो न्यूक्लियाई है ये सब फ्री हैं, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई फ्री हैं, इनके चारों ओर कोई सेल वॉल नहीं बना है। इसके बाद अब इन न्यूक्लियाई के चारों ओर सेल वॉल बनना शुरू होता है, यहाँ सेल वॉल बनते गए, तो जब इनमें सेल वॉल आ जाता है, तो जब इन न्यूक्लियाई के चारों ओर सेल वॉल बन जाती है, तो अब ये एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। अब ये सेलुलर एंडोस्पर्म, इन फ्री न्यूक्लियाई का सेलुलराइजेशन से पहले, इनमें सेल वॉल आने से पहले इनकी संख्या बहुत अलग अलग होती है, किसी में 100 की संख्या में होती है तो किसी में हज़ारों की संख्या में भी होती है। तो ये फ्री न्यूक्लियाई की संख्या सेलुलराइजेशन होने से पहले बहुत अलग अलग होती है, किसी में 100 की संख्या में तो किसी में हज़ारों की संख्या में होती है। तो सबसे पहले हमने पाया कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन के कारण ये डिवाइड करते जाते हैं 2, 4, 8, 16 इस तरीक़ा से, और ये एक ही सिंगल सेल के अंदर रहती है पहले, तो इन्हें हम फ्री न्यूक्लियाई कहते हैं। और इस स्टेज में जो एंडोस्पर्म होता है उसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके बाद इनमें सेल वॉल लगनी शुरू हो जाती है और ये सेल वॉल लगने के बाद अब ये एंडोस्पर्म कहलाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म। हम जो किसी टेंडर कोकोनट को लेते हैं, हरा नारियल को, तो उसके सेंटर में वाटर होता है टेंडर कोकोनट के, तो ये जो सेंटर में जो वाटर है यह फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है। तो टेंडर कोकोनट के सेंटर में जो वाटर है, कोकोनट वाटर, वह फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और इसके आउटर पार्ट में जो वाइट कर्नल होता है, कर्नल जो गुदा होता है कोकोनट का, वाइट कर्नल, यह मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। इसे एकदम याद रखना है, यह नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। तो टेंडर कोकोनट के सेंटर में जो वाटर है यह फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और इसके आउटर पार्ट में जो व्हाइट कर्नल होता है वह मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। किसी में सीड मैचुरेशन से पहले जो एंडोस्पर्म है वह कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, और इसके एग्जाम्पल होते हैं पी, ग्राउंडनट, बीन्स। तो समझना है यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है यह कंज्यूम कर लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा सीड मैचुरेशन से पहले ही। तो इसके एग्जाम्पल हैं पी, ग्राउंडनट और बीन्स।
और किसी किसी मैच्योर सीड में यह एंडोस्पर्म परसिस्ट भी रहता है, यानी कि बचा हुआ रहता है। और इसके एग्जांपल हैं कोकोनट, जैसे कोकोनट में हमने जाना था एंडोस्पर्म बचा रहता है, और कैस्टर ऑयल सुना होगा। तो कोकोनट, कैस्टर, इनमें सीड के मैच्योर होने के बाद भी एंडोस्पर्म बचा रहता है और इसे सीड जर्मिनेशन के समय में इस एंडोस्पर्म को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कोकोनट, कैस्टर में मैच्योर सीड में भी एंडोस्पर्म परसिस्ट रहता है, बचा हुआ रहता है, और बाद में जब सीड जर्मिनेशन की बारी आती है तो उस समय एंडोस्पर्म से रिजर्व फूड मटेरियल लिया जाता है।